Hello student, good morning to all of you and welcome back in another video of solid state. My name is Ramesh Rathod and you are watching intensive tutoring, and now we are going to discuss about some important topic of chemistry, that is solid state. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सॉलिड स्टेट के कुछ बचे हुए टॉपिक्स की, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग। अब क्या होता है क्लोज पैकिंग? सिंपल सा देखो, क्लोज पैकिंग को एक सिंपल वे में डिस्कस करते हैं, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, मतलब एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहां लिख देता हूं क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग का बेसिक मीन होता है कि आपके जो भी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अभी जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो किसी भी सिस्टम में, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कैसे अरेंज में, मतलब कैसे रखे हुए हैं, कैसे प्लेस है, उनकी व्यवस्था, उनकी पैकिंग को बोला जाता है क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब एक चीज इसमें अगर मान लो मैं इसकी बात करूं कि क्या क्या टाइप देंगे इसके, देखते हैं जरा। जनरली आपकी जो क्लोज पैकिंग है वो होती है 3 टाइप की। कितने टाइप की हो जाएगी आपके? 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है वन डायमेंशनल। सेकेंड आपका आ जाएगा 2 डायमेंशनल, ऐसे लिख दो 2 डायमेंशनल, एंड थर्ड वन इज 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो तीनों आपके हो गए 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल का मतलब होता है, अगर मान लो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सिंपल से इसका पहले मीन समझ लो, फिर एग्जांपल से बता देंगे। अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और सेम उसके पास में एक और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख दिया जाता है, फिर हम इसी सिस्टम को या इसी अरेंजमेंट को रिपीट करते जाते हैं। एक पार्टिकल यहाँ, अगला पार्टिकल यहाँ, फिर अगला पार्टिकल उसके आगे, फिर उसके आगे, और सिंपल सा एक ही लाइन में अगर ये बढ़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। लाइक ऐसे, मतलब कंटिन्यू आप क्या करोगे, इन जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे स्फीयर में डिनोट किए जाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी क्रिस्टल सिस्टम में बात करेंगे, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो करेंगे, स्फीयर्स के रूप में शो किया जाता है। तो इन स्फीयर्स को क्या करेंगे, सीरीज में रख देंगे, तो कंटिन्यू एक ही सीरीज में सिमिलर एक ही डायरेक्शन में फॉलो करवाना है, तो बनेगा आपका 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब आता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये आपके अगेन डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में। यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको इस वे में, है ना। इसके अंदर पहला आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकेंड आ जाएगा आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अब क्या होता है देखो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब, जब भी वर्ड आता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है दो डायरेक्शन में चलेंगे, दोनों डायरेक्शन इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, तब बनेगा आपका स्क्वायर। कैसे, देखिए जरा, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड लास्ट वन इज 1 2 3 4। अब देखिए, इस तरफ जाओगे तो भी आपको 1 2 3 4 4 स्पेयर से, इधर जाओगे तो भी 1 2 3 4, इधर भी कितने स्पेयर से, 4 स्पेयर से। तो जब भी इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, आप 2 डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, दोनों डायरेक्शन में सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप काम में लेते हो, आगे बढ़ रहे हो, तो वो जो शेप बनेगा, वो जो क्लोज पैकिंग होगी, उसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एक आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब अगर मैं इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मान लू, ये मेरी एक लेयर होगी ए, ये सेकेंड लेयर बी, अगेन ए एंड बी। तो ये जो मेरी फर्स्ट बनी थी ए लेयर, इसको अगर मैं देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने रिपीट की, फिर रिपीट की, फिर रिपीट की, कंटिन्यू रिपीट कर रहा हूं, ए बी ए बी ए बी करके, लेकिन और दोनों को सेम वे में, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको उठा के कहीं भी रख दूं, इसके जस्ट नीचे सेम वे को रखना है, तो आपको बनेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर मेरे रखने के तरीके में थोड़ा सा भी फर्क आ गया, तो मेरी ये शेप बदल के किसमें बदल जाएगी, हेक्सागोनल में। कैसे, देखिए जरा, पहले वाली ए सीरीज थी, ये बना दो आप यहाँ पर 1 1 2 3 4 बना दिया आपने।
अब जो सेकंड लेयर थी आपकी, थोड़ा सा इसको बड़े बना देते हैं ताकि आपको प्रॉपर वे में हेक्सागोनल कैसे बनेगा वो समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, बन गए। अब सेकेंड वाली लेयर को थोड़ा सा ऐसे करना, पहले हमने जस्ट उसके नीचे रखी थी, अब सेकेंड वाली लेयर को फर्स्ट वाली लेयर की जो ये वॉइड्स है ना, ये जो आपके स्लोप दे रखे, इन स्लोप के अंदर, इन गर्त में या फिर गड्ढों में वहां रखना है, ताकि अपने पास क्या हो जाए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन जाए। कैसे बनेगी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये थर्ड वाला हो गया, और चौथा और फोर्थ वाला ये हो गया। अब ये वाली लेयर है ए, ये वाली लेयर हो गई थी बी। अगेन अब जो अगली वाली ए आएगी वापिस इसके स्लोप में आएगी, तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, और लास्ट एक और वापिस जो बनेगी आपकी फोर्थ वाली सीरीज बी वाली, तो वापिस वो इससे स्लोप में आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये अपने पास में सिस्टम बन गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का। अब आप लोग सोच रहे हो इसमें हेक्सागोनल कहां, हेक्सागन कहां बना, देखिए जरा, अगर मैं इसको सेंटर मान लू, या फिर चलो इसको सेंटर मान लेते हैं, जो भी आपको इच्छा हो, तो इसके ऊपर देखो ये दोनों, फिर ये, फिर ये, फिर ये वाला, ये, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो ये क्या बन गया, हेक्सागन। इसमें हेक्सागन नहीं बनेगा, इसमें अगर कंसिडर करोगे सेंटर को, तो क्या बनेगा, हमेशा इसमें स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में स्क्वायर बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हेक्सागन मिल जाता है, क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है इसका, हेक्सागोनल टाइप में हो रहा है। इस वजह से कौन सा टाइप हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हमारे पास में 2 डायमेंशन ही है, या तो आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या फिर आप वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं कि 3 डायमेंशनल क्या होता है सिस्टम, तो इसमें सिंपल सा इन्हीं के थोड़े एडवांस फॉर्म है। पहले हमने 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन फॉलो की, 2 डायमेंशन में 2 डायरेक्शन फॉलो की, लेकिन इसमें 2 सिस्टम आ गए। तो 3 डायमेंशन में इन्हीं के 3D फॉर्मेट आ जाते हैं। अगर 3D में बात करूं, अगर इसकी बात करें, जैसे फर्स्ट में इसके भी 2 पार्टीशन होते हैं, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इधर ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपका मिक्स ना हो दोनों का सेक्शन। अगर मैं इसमें 3 डायमेंशन की पहले पोर्शन की बात करता हूं, तो वो क्या आपका क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल सिस्टम से पैकिंग लिख दो, पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मतलब मैंने क्या यूज किया, 3 डायमेंशनल पैकिंग बाय यूजिंग ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और सेम अगर मैं इसकी बात करूं, सेम इसमें भी वो का वही आ जाएगा, 3 डायमेंशनल पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल hexagonal क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, ज्यादा कोई बड़ा और टफ काम नहीं है, आपको इसी को करना। पहले हमने एक डायरेक्शन फॉलो की सिंगल, 2 डायरेक्शन में 2 डायमेंशन फॉलो किया, 2 डायमेंशन हो गया। 3 डायमेंशन क्या करना, इसी को 3D में शो करना। मतलब एक ये पूरी लेयर हो गई, अब इस पूरी लेयर का एक लेयर इसके पीछे और बना दो। मतलब अगर Z डायरेक्शन में भी मूव करने लग जाते हो, या फिर Z डायरेक्शन में भी आप स्पेस की एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देते हो, तो वो हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल पैकिंग बाय 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और सेम अगर हेक्सागोनल को रिपीट कर रहे हो 3D में, तो वो बन जाएगा आपका 3 डायमेंशनल पैकिंग बाय 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब सिमिलर इमेज इसके पीछे बनानी, एक लेयर है इसके जस्ट पीछे एक और लेयर, फिर उसके पीछे एक और लेयर, फिर उसके पीछे एक और लेयर। तो ये सारी लेयर्स एक दूसरे के स्लोप में आएगी, क्योंकि ये वाला कौन सा शेप है, हेक्सागोनल वाला है। और अगर आप स्लोप में नहीं रख के इसको आप रखते हो कहां पर, जस्ट इसके पीछे रख देते हो, तो क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये जनरल से कुछ टाइप्स थे किसके बारे में, कि क्लोज पैकिंग क्या होता है क्या नहीं होता है।
अब क्लोज पैकिंग का कॉन्सेप्ट तो चलो हो गया, लेकिन क्लोज पैकिंग के कॉन्सेप्ट के बीच में एक और चीज आ जाती है। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फीयर मान रहे हैं, और कभी आपने नोटिस किया, अगर मान लो 4 बॉल्स या फिर 3 बॉल्स को इकट्ठी कर दो, तो कभी भी वो बॉल या फिर एक बड़ा सा कंटेनर लो, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स उसमें भर दो, ठीक है। तो आप देखते हो कि उस बॉल्स भरने के बाद में भी बीच में स्पेस रह जाता है। या मान लो अगर आपको स्पेस छोटा दिख रहा है, तो बड़ी बड़ी बॉल किसी कंटेनर में भरो तो उन बॉल्स के बीच में एक स्पेस रह जाता है, तो वो स्पेस क्या कहलाता है? उस स्पेस को बोला जाता है वॉइड्स। क्या बोलोगे आप उसको? वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा हो जाएगा इंटरस्टिशियल वॉइड्स या फिर वॉइड क्या होता है। तो ये सारा हटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉइड्स। तो क्या होता है वॉइड्स? अभी मैंने जस्ट समझाया कि जो भी आपका इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसको बोला जाता है वॉइड्स। तो कैसे पता चलेगा? अगर मान लो आपने एक जो लेयर बनाई थी, 2 डायमेंशन मानो या 3 डायमेंशन मानो, तो जब भी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन की बात कर रहे हो, अगर कोई एक लेयर आप अगर ऊपर रखते हो, उसी लेयर के बाद में एक और लेयर रखी जाती है, तो दोनों लेयर्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो लेयर्स बनी है, उन लेयर्स के बीच में जो भी स्पेस होगा, जो भी वॉइड्स होती है, उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल वॉइड्स। हम वॉइड्स को कैसे लिख सकते हैं? और इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी कहा जाता है। तो क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द void or space between the two or more layers of constituent particles or स्फीयर्स। ठीक है, तो ये सारा क्या है? जब मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे या जो अपने उनको हमने स्फीयर के फॉर्म में माना है, तो वो जो स्पेस अगर उनको हम रखते, एक लेयर बनाई फिर दूसरी लेयर बना दी, तो इन लेयर्स के बीच में जो भी स्पेस रहेगा, जो भी वॉइड्स रह जाते हैं, उनको बोला जाता है वॉइड्स बोलोगे, या फिर इसको बोलोगे इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ये वर्ड आ गया, क्या बोलोगे इसको? इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया इंटरस्टिशियल वॉइड, या फिर आप उसको बोल दो वॉइड सिंपल सा। अब इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। इंटरस्टिशियल वॉइड्स कितने प्रकार की होती है या कितने टाइप की होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाता है तो ये इसमें से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको ध्यान से सुने और इसको स्किप ना करें इस चीज को। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन यही से बन जाए और फिर बोर्ड में जब वो क्वेश्चन आए तो फिर ऐसा लगे हमने तो पढ़ा ही नहीं था, पूरा चैप्टर कवर किया बट फिर भी कोई टॉपिक रह गया। तो ऐसा ना हो। 2 प्रकार के होते हैं वैसे, जो बेसिकली जो लिखा जाता है होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और दूसरा आपका हो जाता है, मैं दोनों को डिफरेंशिएट वे में ही समझाऊंगा ताकि इनकी डेफिनेशन इनके बारे में पता चल जाएगा और आपके इनको क्लासिफिकेशन भी इजी वे में समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे? अगर मान लो मैंने क्या किया, एक लेयर बना ली, एक लेयर मतलब नीचे वाली लेयर बना दी मैंने, सपोज करो ये वाली, और कितने सर्कल की, कितने स्फीयर की बना दी? सर्कल नहीं, स्फीयर आप यूज करोगे वर्ड। आपने 3 स्फीयर्स बना लिए। ठीक है, अब 3 स्फीयर्स जब भी आप एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो इनके बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड्स हो जाती है। मतलब ये ट्रायंगुलर वॉइड्स आपको जो दिख रही है बीच में, ये वाली, ठीक है, ये वाला वॉइड्स इसके बीच में रहेगा। ठीक है, अब इस वॉइड्स को कवर करने के, इस वॉइड को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली जो लेयर है उसको इस प्रकार से रखेंगे। उसको किस प्रकार से रखना है कि ये वाला होल है, ये वाली जो वॉइड्स है ये छिप जाए, मतलब उस सर्कल को, सॉरी उस स्फीयर को यहां पर रख देना। ठीक है, तो जैसे आप इस स्फीयर को यहां रखते हो, ये क्या करेगा, इन तीनों के बीच में बनने वाली वॉइड को हाइड कर देगा, छुपा देगा। तब इस ये बीच का जो स्पेस जो हाइड हुआ उस स्पेस को बोला जाता है, वो जो स्पेस या फिर जो वो वॉइड्स रह गई उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे बनती है वो देखिए जरा।
इन तीनों का सेंटर पॉइंट ऐसे, ठीक है, यहाँ पर इसका था, इस वाले का यहाँ पे, इस वाले का यहाँ पे, इस वाले का यहाँ पे, और इस वाले का सेंटर यहाँ पे। तो कैसे बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इस शेप की होती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसमें क्या आपको डेफिनेशन अगर देनी है तो आप कैसे दोगे कि अगर मान लो मैं किसी भी थ्री स्पेयर्स का जो सेट है या थ्री स्पेयर्स की जो लेयर है उसके बीच में बनने वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स को पर्टिकुलर ऊपर एक अलग से लेयर लेके उस वॉइड्स को मैं हाइड कर देता हूँ, जो अभी आपके पास में वॉइड दे रखी है उसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ, तो वहां जो वॉइड बनेगी उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, सेम। अब इसमें ज्यादा डिफिकल्टी वाला काम नहीं है, आपको अब ये वाला सेम वही लेयर वही काम में लेनी है, थ्री स्पेयर्स की लेयर लेनी है, सिंपल सी। ये मैंने ले ली 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा सिस्टम इसी की एंटी लेयर, मतलब अब क्या होगा, नीचे कैसे आप लोगे, अगर मुझे इस पे नीचे अगर मेंशन करवाना है तो मैं नीचे इस टाइप लूंगा, किस पे प्लेस करनी है मुझे, कंपोजिट, थोड़ा सा मुझे लेयर का एक फॉर्मेट। तो अब ये हमारी हो गई लेयर फर्स्ट ए, ये हो गई लेयर हमारी बी, ठीक है, 2 लेयर हो गई। ऐसा तीन बॉल का सेट है, नीचे भी क्या 3 बॉल्स का सेट है। अब ये सेट है ऐसे, ये अगर मान लो इस वे में आ रहा है तो नीचे वाला सेट कैसे होगा आपका, अपोजिट वे में, मतलब 1 2 3 सेट, मतलब 3 सेंटर्स हो गए बॉल्स के, और 1 2 3 सेट्स हो गए। तो इनको अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करना है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों सेम सेम में ऐसे टच कर दो, ऐसे तो आपके नहीं बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा घुमाओ तो क्या होगा, देखो अब इसको प्लेस करोगे तो ये इसके सेंटर, ये सारी बीच में आ जाएगी, तो एक तरह से आपका स्टार शेप बन जाता है। अगर आप एज्यूम कर पा रहे हो तो स्टार जैसी शेप या कुछ वैसा ऑक्टाहेड्रल शेप जैसी शेप बन जाती है। तो इनको क्या करना है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करूं, इफ थ्री सेट ऑफ स्फीयर्स ऑफ, और आप कह सकते हो कि अगर मान लो इसकी डेफिनेशन को प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, इफ द 3 सेट ऑफ स्फीयर्स इज प्लेस्ड at the voids of other 3 set of spheres, then the formation of voids is known as octahedral void. Okay, that means क्या हुआ कि अगर ऊपर वाले की ये जो 3, मतलब ऊपर वाली जो लेयर थी, इसको सेकेंड लेयर पे इस प्रकार से रखना है कि इसके जो भी ये पार्टिकल, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इसके खड्डों में, इसके वर्ड्स के बीच में आ जाए। यहाँ पे इनके बीच में जो वर्ड्स होगा वो, इनके बीच में वर्ड्स होगा वो, मतलब तीनों के खड्डों में क्या है, तीनों बॉल्स प्रॉपर आ जानी चाहिए। तब सिर्फ ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर के बीच में ये जो सेंटर वाला स्पेस बच जाता है, इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दैट मीन कैसा फॉर्मेशन होगा इसका, देखिए ऊपर वाले का फॉर्मेशन ये वाला, ठीक है, नीचे वाले का फॉर्मेशन अपोजिट होता है, इसका एंटी बनेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये शेप कैसी बन गई, ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इनमें सबसे बेसिक सा कंपोजिशन और आता है, मतलब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और है, रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बातें बता देते हैं। देखो अगर मान लो मैं नंबर ऑफ जो स्पेयर्स में बात कर रहा था ना, स्पेयर्स की, स्पेयर्स आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ जो भी नंबर्स ऑफ स्पेयर्स जो दे रखा आपका, नंबर ऑफ स्पेयर्स, उसके अंदर क्या होगा, अगर उसको क्या मान लिया जाए, कैपिटल एन। कॉन्सेप्ट आप समझिए, रिलेशन बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स बता रहा हूं। अगर मान लो नंबर ऑफ स्पेयर्स या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आप एज्यूम कर रहे थे वो कितने हैं, एन, कितने नंबर ऑफ स्पेयर्स एन होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाती है आपके हमेशा उस केस में 2n, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन जाती है आपके n। तो ये है 2n, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है हमेशा n। और नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स, अगर मान लो नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स आपको निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n। और जहां पे n क्या है आपका, n में मेंशन कर देता हूं वापस, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स, नंबर ऑफ स्फीयर्स, ये आपका क्या क्या नंबर ऑफ स्फीयर्स हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका जनरल रिलेशन होता है। तो कोई भी आपको पूछे कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है, वो होती है 2n आपके। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है, वो होती है n होती है। और रिलेशन बिटवीन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल की हमेशा डबल होती है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल जितनी बनेगी उसकी डबल वर्ड्स कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। और एक और अच्छा वे आपको याद करने का करवा देते हैं। देखो नॉर्मली अभी सिर्फ याद करने की ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, मुझे टेट्राहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल के बराबर करना है। तो टेट्राहेड्रल का नॉर्मली मीन टेट्रा वर्ड आता है 4 के लिए, साइंस में आप जनरली पढ़ते हो टेट्रा किसके लिए आता है, 4 के लिए। ऑक्टा आता है 8 के लिए। तो ये कितना है 8, ये कितना है 4। अब जब मुझे इसको इसके बराबर करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ तो 8 है, ये 2 4 से 8 दोनों इक्वल हो गई। तो सेम वही चीज है। अब टेट्राहेड्रल में स्पेस n है तो 2 से मल्टीप्लाई 2n, और इसमें तो n ही होता है, किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो ये 2n हो गया और ये वाला n हो गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये छोटी सी ट्रिक है इसको याद रखने की, जिससे आप इजी वे में इनका रिलेशन याद रख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा है, और इस पे क्वेश्चन मैक्सिमम आ ही जाता है ना। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना, आप इसको स्किप नहीं करोगे। तो क्या नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। अब क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन अगर करना हो ना तो सिंपल सी चीज है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को, क्रिस्टल लैटिस को उठा लो, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर जैसे मैंने एक प्रिमिटिव यूनिट सेल काम में ली, सपोज करो ये मैंने क्या ले ली, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, को ज्यादा टफ तो होता ही नहीं है, ठीक है। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गई। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी, एक फॉर्मेशन है, एक फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, जिसके बेस पे इसके 3 कैटेगरीज इसमें बता रखी है, 4 FCC, 4 BCC और फिर 4 सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या फिर CCP। तीनों के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। डेरिवेशन पोर्शन है, तो तीनों के लिए सेम फॉर्मूला काम में आएगा, कोई अलग अलग फॉर्मूला काम में नहीं आता। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इधर लिख दो, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मेशन को काम में लेके आप किसी भी यूनिट सेल के लिए उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे CCP की निकालनी है, यहाँ पर क्लोज क्यूबिक स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है CCP, तो इसके लिए क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर्स। अब आपको यहाँ पे जो अपना लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो काम में आता है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने थे हमारे, 8 कॉर्नर्स पे 8 मल्टीप्लाई बाय सपोर्टिव पोर्शन कितना था 1/8 इक्वल टू 1। तो टोटल कितना आ गया वॉल्यूम इसका, एक ही स्फीयर है तो एक सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन 4/3 πr³ डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, क्यूब है आपके सामने, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का आप क्या कर देते हो क्यूब, ए आपकी ए की ए मतलब क्या डिनोट कर रहा है, ए मतलब इसकी एक साइड, और इसकी तीनों साइड सेम ही है, क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 100। अगर अब आपके पास में ए आर के टर्म में अवेलेबल हो तो आप इसी में इसकी वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लो। तो सिंपल से लॉजिक है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाला सेक्शन नहीं है। तो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट सिंपल से, फिर डिस्कस करेंगे BCC बॉडी सेंटर्ड के लिए और लास्ट में डिस्कस कर लेंगे FCC के लिए, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा पैकिंग
एफिशिएंसी फॉर सीसीपी। सीसीपी मतलब क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर सिंपल प्रिमिटिव जो स्ट्रक्चर आपके पास में देते थे, मतलब उसमें कोई भी सेंटर्ड में मतलब सेंटर्ड बॉडी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था, इस सेंटर में एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। ये सिंपल सा क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसका डायग्राम बना लेते पहले। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉपर मैनर में ही इसको मेंशन करना है, ये नहीं आप उसमें जल्दी जल्दी से डेरिवेशन पार्ट करके खत्म कर दो। डायग्राम भी आपको प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा, सभी चीजों के इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये अगर क्यूब है तो ये साइड भी ए, ये वाली साइड भी ए, सारी साइड ए ही है ना, कोई बड़ा मैटर तो है ही नहीं, ये वाली साइड भी ए है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी की बात करनी है तो फॉर्मूला लिख लो अपना पैकिंग एफिशिएंसी का, है ना। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, ताकि पूरे बोर्ड पे कैलकुलेशन इसकी प्रॉपर आ जाए। यहां लिख देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन स्पेयर्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आपको निकालना है कि एक तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ गिवन स्पेस होना चाहिए, उसके लिए क्या करें, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल निकाल लो, इसके पहली चीज तो, और टोटल वॉल्यूम निकालना है तो ए निकालो, ए और फिर आर का रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। तो क्या करना है, देखो अगर मान लो मैं पहले ये निकाल लेते वॉल्यूम ऑफ गिवन स्पेस के लिए, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज इक्वल टू कितने कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स है, 8 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद में आपका पर्टिकुलर सपोर्ट कितना 1/8 का मिल रहा है इसको, तो 1/8 इज इक्वल टू 1 पार्टिकल। और 1 पार्टिकल मतलब 1 स्फीयर, और 1 स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, 1 स्फीयर बोल दो या फिर आपका सिंगल एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल दो, सिंपल से एक ही चीज है। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई डिफरेंस नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। तो ऊपर की वैल्यू तो हमें मिल गई, वॉल्यूम ऑफ गिवन स्पेस कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकाले, इसके लिए जो हमें मेन चीज चाहिए, वॉल्यूम कितना होता है, टोटल वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब। अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बता देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारा हो गया ए क्यूब। अब जब भी हम ए क्यूब मतलब आपको ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर आर दे रखा ना पाई आर क्यूब, तो यहां पर भी आर का पैरामीटर आना चाहिए। तो इसी डायग्राम को मैं फिर से थोड़ा सा इजी वे में एक साइड काम में, मतलब एक पूरा एक फेस इसका काम में ले लेते हैं, उस फेस से हमें पता चल जाएगा। यहां फेस ड्रॉ कर देते हैं, ये इसका एक फेस हो गया। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस पूरे स्फीयर का अगर मान लो हाफ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इसकी रेडियस की बात कर रहा है आर। अगेन इधर वाले स्फीयर की भी ये क्या हो जाएगी, रेडियस आर। और ये यहां से यहां तक वैसे हमें क्या पता है, क्यूब की एक साइड होती है जो हमारी किसके बराबर हो जाती है, ए के। तो ओवरऑल मुझे पता ये चल गया कि मेरा जो ए था, मेरी जो साइड यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है वो मेरे 2r के इक्वल है। दैट मींस क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 2r। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r आ गया इससे, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा आपका 2r का क्या कर दो, क्यूब कर दो, जो कि कितना आ जाएगा 2 का 8r क्यूब। आगे आपके पास में इतना क्या हो गया, वैल्यू क्या होगी 8r क्यूब। अब वैल्यूज दोनों में मिल गई, टोटल वॉल्यूम भी मिल गया,
और आपके साथ में वॉल्यूम ऑफ गिवन स्क्वायर भी अपने पास में वैल्यूज दे रखी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपका हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ऊपर क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ गिवन स्क्वायर कितना होता है, कितना है अपने पास में 4πr³ डिवाइड बाय, नीचे कितना है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कितना है अपने पास में 8r³, ये आपका 8r³, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो जल्दी से, क्या हो जाएगा इसमें वैल्यू, r³ से तो r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 22 डिवाइड बाय 7 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 डिवाइड बाय 8। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके आ जाएगा 52.4%। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल से आप कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा 52.4%। दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सीसीपी इज इक्वल टू 52.4%। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बीसीसी। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए, हमेशा डायग्राम से ही शुरुआत करिए ताकि प्रॉपर वे में आपको कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें प्रॉपर रहे, ठीक है। ये आपके पास में हो गया। अब इसमें क्या करना, बीसीसी बनाने बॉडी सेंटर में भी एक आ जाएगा आपके, ठीक है। अब ये कंप्लीट आपके पास में बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। सेम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, क्या है, ऊपर आप क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो ये वाली चीजें अपने को इसमें देखनी है। तो क्या होगा देखिए जरा, पैकिंग एफिशिएंसी जैसे भी निकालूंगा, कैसे क्या वैल्यू होगी इसकी, सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, सबसे पहला काम तो हमारे इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फाइंड आउट करना है कि कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इक्वल टू, हमने पहले फाइंड आउट किए थे, देखो कॉर्नर्स की वजह से 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस पूरे सेंटर में कितना है 1, तो कितने हो गए यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पार्टिकल्स। कितने हो गए 2 पार्टिकल्स। उसके बाद अगला जो था टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम भी कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A³। सेम वही क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा A³। अब इस A³ मतलब इस A और इसके जो 2 आपके पार्टिकल्स है तो 4/3πr³ से इसको मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से, तो फिर आपका R के टर्म में A का रिलेशन चाहिए सेम जैसा हमने पिछले वाले में निकाला था। तो इसमें A और R का रिलेशन कैसे निकलेगा, वो जरा इस डायग्राम को थोड़ा प्रॉपर बना देता हूँ मैं आपको, थोड़ा मतलब थोड़ा बड़ा सा बना देता हूँ जिससे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत, मतलब प्रॉपर वे में आपका काम हो जाए, आपको दिक्कत ना हो। देखिए जरा एक फेस बना दूं, एक फेस से आपका क्लियर हो जाएगा, वैसे चलो इसमें तो पूरा बनाना ही पड़ेगा। ये आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाद में बनाएंगे, पहले हम एक बार इसको ज्वाइन कर देते लाइन से। मैंने ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद में अब देखिए क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां कहीं होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर वाला वो यहां कहीं होगा, ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना, जिससे आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। क्या हो जाएगा, तो कैसे बन जाएगा आपका, क्या आपने क्यूब बना दिया, पहले इसकी लाइन को ज्वाइन कर देते हैं ताकि मिस्टेक ना हो ना।
कि आपने लाइन को मिला दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, लाइनें ज्वाइन करने के बाद में पहला आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये वाला बन गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ कहीं सेंटर में होगा, और तीसरा कहीं पार्टिकल वापस आपका बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो 3 पार्टिकल आपके हो गए 1, 2 एंड 3। अब मेरे पास में देखो वैल्यूज क्या क्या, अगर मैं इसके 8 पॉइंट्स मेंशन, 8 क्वाड्रेंट मेंशन, A B C D E F G एंड H, तो ये जो आपके साइड दे रखी ये H और A के बीच में, A आपका पीछे वाला कॉर्नर है और H वाला आपका इस साइड का आगे वाला कॉर्नर, फ्रंट कॉर्नर। तो मुझे ओवरऑल ये लेंथ चाहिए, मतलब इस A से H तक की लेंथ। अब अगर इस A से H तक की लेंथ आपको निकालनी है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत, दैट मींस आपका A से H तक का डायगोनल आपको निकालना है। तो ये आपका डायगोनल कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी चीज है, अब बीच में से तो आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, ये जो आपका नीचे वाला बेस है, अगर मैं इसका डायगोनल फाइंड आउट कर लूं, मतलब यहां से E से लेके H तक, E से H फाइंड आउट हो जाएगा, तो ये देखो जरा कैसा बन जाएगा ये E से H में। अगर ये E से H में पूरा डिस्टेंस अपने को मिल जाता है, दैट मींस E से H का बना डायगोनल, ये डायगोनल किसके लिए डायगोनल, अब ये एक साइड हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है A, ये तो सिंपल सा क्यूबिक साइड है तो A ही होगी, तो ये A ये वाली हमें पता चल जाएगी, क्योंकि A साइड से ये वाली भी A है और ये वाली भी A, नॉर्मली सारी साइड की वैल्यू तो A ही है, तो इन दोनों से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और जब ये वाली वैल्यू तो पता है, तो फिर आप ये वापस A से H की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे, देखिए जरा, पहले हम निकाल लेते E से H तक का डिस्टेंस, इसमें लगा लेते पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, अगर मान लो राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए, तो E से H की बात करें तो EH स्क्वायर, उसके लिए बात करें, ठीक है, EH स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर EG स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर। ठीक है, EH का मतलब आपके पास में EH की वैल्यू अपने पास में है नहीं अभी तक, EH स्क्वायर रहने दो, EG E से G का A स्क्वायर, अगेन इसकी वैल्यू भी A स्क्वायर, तो EH स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, और EH अपने पास में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2A। तो ये मुझे वैल्यू मिल जाती है अपने इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में EH इक्वल टू 2A वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट, जब EH की वैल्यू मेरे पास में कितनी अवेलेबल, कितनी आ गई हमारे पास में, कितनी है अंडर रूट ऑफ 2 एंड A, तो अब इससे आप निकालोगे ऊपर वाले की। तो इस ट्राइंगल को थोड़ा सा मैं एक बार सेपरेट बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये तो आपका E था, ये वाला पॉइंट, यहां से ये आपका H हो गया आगे वाला, और H से वापस आपका एक पॉइंट मिला है E। तो A से E की वैल्यू है A, E से H की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अंडर रूट ऑफ 2A। अब ये निकालना, वापस लगा दो पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल, क्या क्या दे रखा है AEH, क्या हो जाएगा इसके लिए AH स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आपके आगे वाली वैल्यू हो जाएगी AE का स्क्वायर ऑफ AE प्लस EH स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो AE का स्क्वायर करना है, A से E तक का A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, EH अपने जो वैल्यू थी सेम अंडर रूट 2A, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर A स्क्वायर का A स्क्वायर अंडर रूट 2A स्क्वायर का 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई 3A स्क्वायर, ये किसकी AH स्क्वायर की। तो AH कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 और A आपका बाहर। ठीक है, तो वैल्यू AH की कितनी आ जाती है अपने पास में अंडर रूट ऑफ 3A, ये आपका AH की वैल्यू। अब इस AH की और हमें इस R के बीच में रिलेशन निकालना है। एक सिंपल सी चीज देखो, यहां पर जो स्फीयर काम में आ रहा है, ये स्फीयर आपका हाफ काम में आएगा, मतलब R, ये कंप्लीट स्फीयर काम में आएगा 2R, और ये वाला मतलब ऐसे अलग से बता देता हूं आपको, एक स्फीयर, ये सेंटर वाला स्फीयर, ये आपका लास्ट वाला स्फीयर। तो साइड्स आपकी लाइज करती है यहां से यहां तक, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, बट ये वाला कंप्लीट आएगा, ये R, ये वाला भी R और ये वाला 2R, तो टोटल कितने R हो गए 4R। तो ये जो अपना अंडर रूट ऑफ 3 है, मतलब ये जो डायगोनल निकाला ये भी किसके इक्वल होना चाहिए 4R के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, अगर स्पेस वाली वही डायरेक्शन वही साइड है साहब, या फिर वही डायगोनल काम में ले रहे हो तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो रूट 3A आपका किसके इक्वल हो जाएगा 4R के। तो अकॉर्डिंग टू
गिवन लेटिस क्रिस्टल क्या हो जाएगा, इस अपने क्रिस्टल लेटिस के अकॉर्डिंग देखते हो तो AH इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 4R। AH की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ 3A, तो ये 3A इज इक्वल टू 4R। और क्या कह सकते हो आप इसको, और कैसे लिख सकते हो, और ये आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई R। तो ये आपके A की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब जब A की वैल्यू मेरे पास में अवेलेबल है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अब तो सिंपल सा अब जब अपना जो फॉर्मूला था पैकिंग एफिशिएंसी का, लिख दो जल्दी से, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी ऊपर आपको लिखना नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर गिवन स्पेयर जो था, कितने पार्टिकल थे, 2 पार्टिकल्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे आपका आ जाएगा ए क्यूब बोले तो यहाँ आपके पास ए क्यूब था मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कैसे और लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दो सीधा इसे हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब मतलब 4/√3 आर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा आपका 4 का क्यूब कितना होता है 64, और अंडर√3 का हो जाएगा आपके 3√3 और आर का कितना हो जाएगा आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सोल्व करोगे आर क्यूब से आर क्यूब आपका कट जाएगा और इस पूरी न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 68%। कितना आ जाएगा 68%। तो ओवरऑल जब भी पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी निकाला जाता है तो वो कितना आ जाएगा 68% हो जाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थी किसके लिए, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी। और जो लास्ट वन आपकी अब ये तो थोड़ा सा टफ हो गया था क्योंकि इसमें डायगोनल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इससे थोड़ा सा इजी आएगा आपके एफसीसी वाले के लिए, अभी सीसीपी एचसीपी जिसको बोला जाता है। तो ये सारा हटा देते हैं। नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट कैलकुलेशन जो आपके पैकिंग एफिशिएंसी की देर की होती है फॉर सीसीपी और एचसीपी और सिंपल सा जो एफसीसी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ना सीसीपी और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए, उसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर आते हैं आपके एफसीसी टाइप के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो एफसीसी के अकॉर्डिंग अगर निकालना है तो सबसे पहले वही काम, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो। ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, अब एफसीसी बनाना है तो सारे सेंटर्ड में बना दो, 1 2 3 4, पीछे वाले का 5, ये फ्रंट का 5 और 6। ठीक है, 6 बन गए, ये 2 सेंटर के, 2 इधर के, 2 इधर के, सारे फेसेस में हमने क्या बना दिया, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बना दिया। अब क्या होगा इसके अंदर, वो का भी सेम फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे पहले नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ constituent particle will be कितना होगा 8 कॉर्नर्स के लिए तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 सेम ही रहने वाला है, प्लस मैंने लास्ट टाइम बताया था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैलकुलेट करते समय अगर मान लो ये वाला पोर्शन इसके पास में एक और स्ट्रक्चर रहेगा तो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, दोनों यूनिट सेल, तो ये जो सर्कल या फिर ये जो स्फीयर दे रखा है ये कितना पार्टिसिपेट करेगा, इसमें भी हाफ उसमें भी हाफ, तो हाफ हाफ पोर्शन आ रहा है, तो टोटल कितने 6 थे, 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 3 तो 1 + 3 = 4 पार्टिकल, 4 पार्टिकल्स हो गए। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम यहां मेंशन कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर = 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 16/3 पाई आर क्यूब।
इसमें अगला जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें किसके लिए, अब तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना पड़ेगा आपको। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए अगेन वही सेम चीज एक क्यू आ जाएगी यहाँ पे एक बार, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यू आ गया। अब इस ए की वैल्यू वापस ए और आर के बीच में रिलेशन चाहिए अपने को इस एफसीसी के डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो डायग्राम फिर से इधर ड्रॉ करते हैं छोटा सा, इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आपकी निकाली जाएगी। तो देखिए इसमें एक ही फेस से काम चल जाएगा क्योंकि सारे फेसेस में अवेलेबल है आपका सेंटर्ड में, है ना। तो ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये वाला हो गया। ये इसकी वैल्यू ए, इसकी वैल्यू ए, तो इसकी वैल्यू कितनी अभी जस्ट निकाल लेती है √2a, फिर भी निकाल लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी एंड डी, तो क्या हो जाएगा इस डायग्राम के लिए पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूं थोड़ी सी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम यूजिंग, या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो ये ट्रायंगल दे रखा है ए सी डी, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपके, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी की वैल्यू ए, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, सी डी अगेन ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू √2a, ये अपने पास में वैल्यू आ जाती है क्योंकि देखो ए स्क्वायर एड करोगे तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा √2a। तो ये अपने पास में एडी की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, आर से रिलेट करना है आपको। तो टोटल आर कितने होंगे इसमें, देखो ये आपका आर, ये आपका 2r और ये आपका आर। तो अगर फ्रॉम ज्योमेट्री ऐसे करें, फ्रॉम द गिवन क्रिस्टल लेटिस, क्या हो जाएगा क्रिस्टल लेटिस से अपने पास में वैल्यू एडी इज इक्वल टू 4r, या फिर हम लिख सकते हैं √2a इज इक्वल टू 4r, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं a इज इक्वल टू 4/√2r। और लास्ट चीज अगर और सिंप्लीफाई करना है तो √2 मतलब 4 में √2 का डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा आपका 2/√2r। ठीक है, ये वाली चीज वहां तक सोल्व हो गई। तो ओवरऑल क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2/√2r। ये सेकेंड पैरामीटर हो गया। अब वैल्यूज आपको क्या करनी, फॉर्मूला इनपुट करनी है। तो अब आपका हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, ऊपर आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ फोर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फोर स्पेस कितना आया था अपने पास में 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, नीचे आपका क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू कितनी है 2/√2r, मतलब ए क्यूब। अब एक बार लिख दो, अब इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो ए क्यूब की 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 2/√2 r का करना आपको क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार इसकी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए ताकि थोड़ा क्या हो जाए कैलकुलेशन इजी हो जाए। 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 2/√2 का क्या करना है आपको क्यूब, कितना हो जाएगा देखो 2 का क्यूब होता है 8, √2 देखो क्यूब का मतलब √2 का क्यूब तो हो जाएगा 2/√2 और 2 का हो जाएगा 8 to the 16, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 16/√2 r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और उसके बाद में अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आराम से है ना। ठीक है, इस कैलकुलेशन को कर लेना, इसकी ओवरऑल वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 74%। ठीक है, तो ये थर्ड पोर्शन कंप्लीट हो गया जिसमें अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सीसीपी और एक्सपी कितना आ जाता है 74% आ जाती है। तो ये तीन डेरिवेशन जो थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, डेरिवेशन को अच्छे से करना आना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा कहीं डाउट आ रहा हो तो आपको वीडियो को फिर से बैक करके पूरा जो भी डेरिवेशन पोर्शन वाला था वहां से आप वापस इसको एक बार देख लीजिए ताकि जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके,
और इससे आगे के जो भी टॉपिक रहेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर ये सारा जो भी अब आपको पढ़ाया गया अभी तक का, अगर वो आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल रहा हो आपके स्टडी के पर्पज में, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर माई न्यू वीडियो एंड यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियो। थैंक यू।